मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूं जहां हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है, इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। उधर आपका झगड़ा रखो, मेरे से नहीं। இவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது. உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார். மலேரியா கூட டெங்கு கூட சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்லை, அது ஒரு அறிவுறுத்த சமூகமாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் ஹச்ஐவி இருந்தது. இதை பொறுத்தவரை ஹச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். समय आ गया है तमिलनाडु में डीएमके की ये देश विरोधी और भ्रष्टाचारी सरकार को समाप्त करने। आज हम बात करेंगे क्यों बीजेपी मेजॉरिटी स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट बना लेती है लेकिन साउथ में उनका जादू नहीं चलता। क्यों मोदी जी जब साउथ में जाते हैं तब गेट आउट मोदी जैसे हैशटैग्स एक्स पर ट्रेंड करते हैं, और क्या 2026 के तमिलनाडु इलेक्शन में खेला हो सकता है, आइए जानते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको पूरी मूवी दिखाऊं, उससे पहले प्लॉट समझ लेते हैं। मेरा मतलब है तमिलनाडु की हिस्ट्री समझ लेते हैं ताकि आपको मूवी समझने में आसानी हो। तो हिस्ट्री में ज्यादा बोर ना करते हुए सीधी बात करते हैं। तमिलनाडु में द्रविडियन आइडियोलॉजी को मानते हैं। ये आइडियोलॉजी लाई हमेशा की तरह अंग्रेजों ने है, क्योंकि उन्हें तो हमें बांटना ही था। पहले हिंदू को मुसलमानों से बंटवाया, फिर हिंदू को हिंदुओं से। खैर गुस्से में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता हूँ। अबे साले, द्रविडियम का बेसिक मतलब ये है कि ये लोग हिंदुओं को तमिलियन से, तमिल लैंग्वेज को हिंदू लैंग्वेज से, नॉर्थ को साउथ से, नॉर्थ के लोगों को या नॉर्थ के भगवानों को साउथ के भगवानों से डिफरेंशिएट करते हैं। जबकि तमिलनाडु में बहुत से मंदिर राम भगवान के हैं। फिर भी 1937 में जब कांग्रेस ने हिंदी को कंपलसरी करने को कहा, तब तमिलनाडु के सबसे बड़े पॉलिटिशियन पेरियार ने इसका प्रोटेस्ट किया। यहीं से आप कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में तनाव स्टार्ट हो गया। यहाँ तक कि तब के समय में ये लोग अलग स्टेट की मांग कर रहे थे। उन्हें लगा इस तरह से लैंग्वेज को थोपना सही नहीं है एंड इससे तमिल लैंग्वेज का कल्चर भी खत्म हो सकता है, जो कि कुछ हद तक सही था। लेकिन यही लैंग्वेज के पॉलिटिक्स करके यहाँ की पार्टी एक तरह से सरवाइव भी करती है, जिसमें तमिलनाडु की दोनों मेन पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके आती है। अब एक एक करके बात करते हैं क्यों यहाँ पे बीजेपी बार बार फेल होती है। सबसे पहला इशू आता है लैंग्वेज का। तमिलनाडु के लीडर्स को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनपे हिंदी लैंग्वेज को थोप रही है एंड ये वो नहीं चाहते। अब इसका रीजन ये बताया जाता है कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, लेकिन असल मकसद ये है कि वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ के लोग हिंदी सीखे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी यहाँ के रूल करे। साउथ की पार्टीज पहले से ही 3 लैंग्वेज पॉलिसी के खिलाफ रही है एंड वो 2 लैंग्वेज पॉलिसी को ही इम्प्लीमेंट करती है। या यूं कहूँ कि 2 लैंग्वेज पॉलिसी को ही इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तमिलनाडु के लोग हिंदी सीखे। सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है जो न्यू एनईपी है, जिसमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का कहा है, जिसमें इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज एंड कोई भी इंडियन लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने को कहा है। लेकिन इन्हें इसमें भी लैंग्वेज की पॉलिटिक्स करनी है। जहाँ हिंदी कहा भी नहीं गया, वहाँ पे ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम पे हिंदी थोप रही है। इसी लैंग्वेज की पॉलिटिक्स करके ये लोग लगातार इलेक्शन जीतते आ रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं और अपनी एंटी इनकम्बेंसी छुपाने के लिए कुछ तो चाहिए। इसलिए जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिलता है, वैसे सारा ठीक रहा सेंट्रल गवर्नमेंट पे फोड़ दिया, ताकि 2026 में कुछ तो वोट मिलेगा। पर इनको तो अपने बेटे को राजनीतिक रूप से सक्रिय करवाने का भी बोझ इनके सिर पे है, तो वो एक और टेंशन। साउथ में सबसे ज्यादा हिंदू कल्चर को मानने वाले लोग हैं और यहाँ के मंदिर तो 500 से 1000 साल पुराने हैं। यहाँ के लोग हिंदू कल्चर को लेके बहुत ही इमोशनल है। तो ऐसे में आपको भी सवाल आएगा कि क्यों भारत की सबसे बड़ी हिंदू पार्टी यहाँ हर बार चूक जाती है। इसका कारण है यहाँ के लोग और उनकी सोच। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो कभी भी रिलीजन के बेसिस पे या फिर रिलीजन से इन्फ्लुएंस होके वोट नहीं देंगे। वो वोट उसी पार्टी को देंगे जो पार्टी उनके लिए कुछ काम करेगी। கோயில் கட்டிட்டு அவருக்கு போட்டுற முடியுமா? மற்ற விஷயம்லாம் இருக்குல்ல, அதை வச்சு தானே எல்லாரும் ஓட்டு போடுவாங்க. அவர் கோயில் கட்டிட்டாருன்னா
அதுக்கு அவங்க அது அந்த சாமி யார் கும்பிட்றாங்களோ அதை அவங்க போடுவாங்க. நம்மலாம் எப்படி போட முடியுமா? நம்ம போட முடியும். நமக்கு என்ன நல்லது யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் நம்ம ஓட்டு போடணும். हालांकि यहाँ की गवर्नमेंट उसी धर्म को मलेरिया कहकर एक बीमारी बताती है। क्यों? क्योंकि पहले तो अपने वोट बैंक को खुश करना है। क्या बोला तूने? और उन्हें पता है या कहूँ उन्हें एक तरह से यकीन है कि गाली देंगे फिर भी ये लोग वोट तो यही करेंगे, क्योंकि इन्होंने लोगों के मन में तो ये डाल दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपके कल्चर को खत्म कर देगी, तमिल लैंग्वेज को खत्म कर देगी। जबकि मोदी जी ने खुद कहा है तमिल लैंग्वेज सबसे पुरानी लैंग्वेज है और उन्होंने तो काशी तमिल संगमम भी बनाया है। And that's why Honorable Prime Minister talks about Ek Bharat, Shrestha Bharat and encourages every state to have their own language. And that is why Honorable Prime Minister was the first Prime Minister in this country who said higher education, whether it is in engineering, medical, should also happen in regional languages. And that's why I'm happy to say Tamil Nadu also today has the opportunity to have medical education also in Hindi. In Tamil. Oh, sorry, how did I say that? Huh? लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि कोई बाहर की पार्टी यहाँ आके रूल करे, और ना ही ये लोग अपनी पार्टी को एक्सपेंड करना चाहते हैं। आप खुद ही देख लो, जहाँ हर पार्टी अपनी सरकार दूसरे स्टेट में चाहती है, ये सिर्फ तमिलनाडु में ही रूल करना चाहते हैं। और जहाँ यहाँ की गवर्नमेंट खास वोट बैंक एंड कन्वर्जन को बढ़ावा देती है। तमिलनाडु में एक 1500 साल पुराने मंदिर पर मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड का दावा कर दिया, पर उस दावे पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई स्टैंड नहीं है। स्टैंड तो छोड़िए, उल्टा ये उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा कारण हो सकता है क्योंकि साउथ में ज्यादा लोकसभा की सीटें नहीं है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्थ में फोकस करती है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट नॉर्थ की सीट से बन जाती है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से सेंट्रल गवर्नमेंट ने साउथ में भी फोकस करना शुरू किया है, जिसकी वजह से 2024 लोकसभा में बीजेपी ने केरला से एक सीट जीती है। चौथा रीजन हो सकता है बड़े लीडर का फेस ना होना, लेकिन पिछले कुछ समय में अन्नामलाई एक लोकप्रिय नेता के रूप में सामने आ रहे हैं, जो बीजेपी के तमिलनाडु के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। उसके अलावा पांचवा कारण हो सकता है कोई साउथ के बड़े एक्टर का सपोर्ट ना मिलना। मैं आप सभी को बता दूं कि साउथ में एक्टर्स को बहुत पूजा जाता है एंड उन्हें फॉलो करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, एंड इसलिए साउथ की पॉलिटिक्स में एक्टर्स का पार्टी को सपोर्ट करना बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल फेमस एक्टर MGR, जिन्होंने डीएमके से अलग होकर AIADMK बनाई एंड लगातार 2 बार तमिलनाडु के CM बने, एंड उसके बाद उन्हीं के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए जयललिता भी CM बनी, एंड अभी रिसेंटली सुपरस्टार विजय ने भी अपनी खुद की पार्टी बनाई। यहाँ पे ये एक ट्रेंड सा बन गया है। तो ये थे कुछ मेजर रीजन जिससे मुझे लगता है कि बीजेपी साउथ में लैग करती है। बाकी 2026 में खेला होगा या नहीं होगा ये देखा जाएगा। आप कमेंट्स में बताइए कि आपके व्यूज क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।